दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम आरआरबी एनटीपीसी के CBT 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हमारे 290 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। आज हम 291 से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, 291 नंबर क्वेश्चन है मेरा। वो कह रहा है आपसे, आपको भिन्न दे रखी है, सबसे न्यूनतम पूछिए। भिन्न है मेरे पास 3/4, 3/5, 3/7, 3/8 और 3/11। तो दोस्तों, आपने देखा सबका अंश मेरे पास समान है, और जब किसी भी भिन्न का अंश समान होता है तो हर जिसका सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी भिन्न होती है, और हर जिसका सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। तो इस तरह से मुझसे पूछा है सबसे न्यूनतम कौन है, तो 3/11 मेरा सबसे न्यूनतम हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 144 पेंसिल 22.50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई हैं। यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 रुपये की दर से बेची गई है तो लाभ कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों, मुझे जो क्रय मूल्य दे रखा है, CP जो दे रखा है, मुझे दे रखा है 22.50 रुपये प्रति दर्जन दे रखा है मुझे, और जो SP दे रखा है वो प्रति पेंसिल दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे 144 से मतलब ही नहीं है। मैं यहाँ पर जो SP निकालूंगा वो निकालूंगा प्रति दर्जन का निकालूंगा। मुझे प्रति पेंसिल का SP दे रखा है, तो प्रति दर्जन का SP हो जाएगा 2.25 × 12 रुपये प्रति दर्जन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करूँगा तो 12×5 = 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 3 12 दूनी 24, 3 27। तो 27 रुपये प्रति दर्जन मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मुझसे पूछा गया है तो लाभ कितने प्रतिशत है। तो 22.5 वाली चीज़ मैंने 27 रुपये में बेची है, तो मुझे लाभ दोस्तों यहाँ से हो जाएगा। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो 5, 6 में से 4, 4.5 का लाभ हो जाएगा। तो 4.5 का लाभ है, कितने पे लाभ है मुझको, 22.5 पे इंटू 100। इसको सॉल्व कर लूँगा तो 5 से 9, 5 नेम 45, 5 से अगर मैं डिवाइड करूँगा 5 चौक 20, 5 25, 5 चौक 20, 5 25, 5 नेम 45 और 9 पंजे 45, और 5 से ये 20 बार चला गया। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 20%। ऑप्शन नंबर C मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संख्याओं के निम्नलिखित सेट की माध्यिका ज्ञात करनी है हमको। तो हम पहले क्या करेंगे, इनको एक ऑर्डर में लगाएंगे छोटे से बड़े की तरफ को। तो 0, फिर 1 2 बार आया है, फिर 2 2 बार आया है, फिर 3 3 बार आया है, फिर 4 आया है मेरे पास, फिर 5 आया है। 0 1 2 बार, 3 2 2 बार, 3 3 बार, 4 1 बार, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक नंबर दोस्तों मेरा मिस हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, 4 5 3 दोस्तों मेरे पास 3 बार आया है। मैंने 2 बार लिखा है तो 3 बार आएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मेरे टोटल नंबर है मेरे 10। अगर मैं बीच का टर्म निकालता हूँ तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका में बीच का टर्म आता है n+1/2। तो यहाँ मैं देखूँगा 11 + 1/2 मतलब 5.5, मतलब पाँचवा और जो छठा पद होगा उसके बीच का नंबर होगा। तो पाँचवा पद 1 2 3 4 5 पद ये है, 5 और 6 इसके बीच का मेरी माध्यिका होगी। तो 2 और 3 के बीच की माध्यिका आ जाएगी दोस्तों 2.5। तो इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर C मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो भाइयों की आयु का अनुपात है 5:8 और उनकी आयु का अंतर 12 है। तो दोस्तों, अगर मैं यहाँ से ये अनुपात दे रखा है, अगर अंतर निकालता हूँ तो 3 है, 3 की वैल्यू मुझको 12 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो एक भाई की उम्र निकालूंगा तो 20 होगी, दूसरे की 32 होगी। मुझसे उम्र पूछा है तो 20, 32 हो जाएगी। ये अनुपात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कॉमा होगा। तो ऑप्शन नंबर A मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब मैं अपने फार्म हाउस पर अकेला जाता हूं तो मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता हूं, बिना रुके अपनी कार चलाता हूं। लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूं तो मैं ठहराव के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करता हूं। तो प्रत्येक घंटे में कितनी देर तक रुका, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक चाल आपको दे रखी है बिना रुके और एक दे रखी है रुक रुक करके, तो आप क्या करेंगे, वहाँ चालों का डिफरेंस लेंगे। तो 80 - 60, नीचे जो बिना रुकी वाले चाल है वो लेंगे, इंटू 60 करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास में
20/80 इंटू 60, तो 20 चौक और 15 चौका 60, तो 15 मिनट, ये मेरा आंसर मिनट में आएगा। तो 15 मिनट, 1 घंटे में वो 15 मिनट रुका है। तो इसका आप अगर फार्मूला लिखना चाहें तो लिख लेंगे दोस्तों, चालों का अंतर अपॉन बिना रुके चाल इंटू 60। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे दे रखा है सरलीकरण का क्वेश्चन है, 1 सही 3/5 माइनस 1/2 भागित 1/2 प्लस 1/5। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको ये संयुक्त भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में चेंज करूँगा। तो 5 एकम 5 और 3 8/5 माइनस 1/2 भागित 1/2 प्लस 1/5। अब मैं क्या करूँगा, इनको सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 10, इधर 16 माइनस 5 हो जाएगा, भागित ऐसे इसे भी सॉल्व करूँगा तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 10, इधर 5 प्लस 2 हो जाएगा। तो 16 में से 5 गया दोस्तों, 11/10 बचा, इधर 5 और 2 7 और इधर 7/10 हो जाएगा। अब मुझे भाग देना है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, 11/10, अब ये भाग है इसको गुणा में चेंज कर लेंगे तो ये वाली भिन्न आपकी चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी, तो 10/7। तो इस तरह से मेरा 11/7 दोस्तों आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए हैं और पाया गया कि प्रत्येक आइटम के 5 वितरित नहीं किए गए हैं। तो छात्रों की संख्या का पता लगाएं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे दोस्तों, 5 प्रत्येक आइटम के 5 वितरित नहीं किए गए हैं। अगर 50 पेन है तो वहाँ 45 वितरित किए गए हैं, 80 पेन है तो 75 वितरित किए गए हैं, 65 है तो 60 वितरित किए गए हैं। तो आपसे पूछा है कि प्रत्येक आइटम के 5, तो छात्रों की संख्या पता लगानी है। तो समान रूप से अगर वितरित किए जा रहे हैं तो दोस्तों इनकी जो एचसीएफ होगा वही आपका छात्रों की संख्या होगी। तो अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा दोस्तों, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 15 से सब डिवाइड हो रहे हैं, 20 से आपका दोस्तों 45 भी डिवाइड नहीं हो रहा, 75 भी डिवाइड नहीं हो रहा, इस तरह से 20 नहीं होगा, तो आपका 15 इसका एचसीएफ हो जाएगा और 15 ही छात्रों की संख्या हो जाएगी। कभी भी इस तरह से अगर आपको समान वितरण करना हो तो आप एचसीएफ ही उसकी छात्रों की संख्या होती है या फिर जिसमें हम वितरित कर रहे हैं उनकी संख्या होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। अगर एक्स और वाई हैं दोनों मिलकर काम करें तो 6 दिन में समाप्त करते हैं। यदि एक्स अकेला उसी काम को करे तो 9 दिन में समाप्त करता है। मतलब एक्स जो है अकेला 9 दिन में समाप्त कर रहा है। तो मुझसे पूछा है वाई उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मैं दोस्तों क्या करूँगा, पहले टोटल काम निकालूंगा। तो टोटल काम क्या होता है दोस्तों, इनका एलसीएम होता है। तो 9 और 6 का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 36 आ जाएगा। अब मैं इनकी क्षमता निकालूंगा। तो 6 काम कर रहा है, एक्स और वाई मिलके कर रहे हैं, तो 36 काम को कितने समय में कर लेंगे, तो 6 समय में इनकी क्षमता आ जाएगी 6। और अगर मैं एक्स की निकालूंगा तो आ जाएगी 4। मुझसे पूछा है वाई अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। तो दोस्तों एक्स और वाई की मिलके क्षमता है मेरे पास 6, जिसमें एक्स मेरा है 4, तो क्या वाई 2 रह जाएगा, तो वाई की क्षमता 2 आ जाएगी। मुझसे पूछा गया वाई कितने समय में करेगा, काम कितना कराना है, मुझे 36 कराना है, वाई से कराना है, तो वाई की क्षमता मैं नीचे ले लूँगा। तो 18 दूनी 36, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझसे 8 का स्थानीय मान पूछा है। तो स्थानीय मान क्या होता है दोस्तों, प्लेस वैल्यू इसको बोलते हैं इंग्लिश में। अब जैसे अगर ये संख्या है 63, 47, 85, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या होगा, 5 गुणा 1 प्लस 8 गुणा 10 प्लस 7 गुणा 100 प्लस 4 गुणा 1000। तो इस तरह से ये संख्या लिखी जाएगी। तो मुझसे पूछा है 8 की प्लेस वैल्यू, तो 8 के साथ में क्या आ रहा है मेरा 80 आ रहा है। मतलब यहाँ पर 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 80, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे दिया है एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से लगने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14.48 रुपये है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, 5% है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाऊँगा दोस्तों, 1/20 बनेगी। और मैं क्या करूँगा, 20 का क्यूब ही मैं इसका प्रिंसिपल मान लूँगा, जो कि आ जाएगा मेरे पास 8000 आ जाएगा। अगर मैं पहले साल के लिए लगाता हूँ तो आ जाएगा यहाँ से 400, दूसरे साल के लिए लगाऊंगा तो 400 आ जाएगा, तीसरे साल के लिए भी 400 आ जाएगा। फिर दोबारा मैं अगर इस पर लगाता हूँ दूसरे साल में तो ये आ जाएगा दोस्तों 20,
अब यहाँ 20, 20, 1, तो मेरा ये दोस्तों अंतर होता है, CI और SI का अंतर होता है, तो जो कि कितना है, 61 यूनिट है। 61 यूनिट की वैल्यू मुझको दी है दोस्तों 14.48 रुपये। मुझसे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल 8000 की वैल्यू पूछी है, तो 8000 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों मेरे पास 14.48 गुणा 8000। तो इस तरह से पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो कैंसिल आउट करूंगा। बाकी दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका लगभग आंसर 1899 पॉइंट कुछ जाएगा, जो कि आप अप्रॉक्स 1899 ऑप्शन नंबर सी आंसर लेके आएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आंसर जो है आपका एग्जैक्ट नहीं दे रखा है। जहाँ एग्जैक्ट दे रखा होता है वहाँ हमारे पास ऑप्शन खुल जाते हैं, डिजिटल सम भी यूज कर लेते हैं, यूनिट डेट भी यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका अप्रॉक्स में है, तो आपको इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है। वाई की वैल्यू पूछी है आपसे, तो आप ऑप्शन से एक बार चेक कर लेंगे। मुझे 12 लेके आना है और पॉजिटिव है, तो वाई की वैल्यू मैक्सिमम ही होगी। तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ दोस्तों 3 रखता हूँ, तो 3 3 9 प्लस 3 12 आता है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 302, एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर पर लेता है, जिसमें ब्याज छमाही में चक्रवर्धित होता है। यदि उसने 1.5 वर्ष के पश्चात 1,96,851 रुपये अदा किए हों तो मूलधन ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको जो दिया है, ये जो रेट दे रखा है 8%, ये आपका वार्षिक है। तो अगर मैं छमाही निकालूंगा तो 4% हो जाएगी, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होती हैं, 2 से भाग कर दूंगा तो मेरी छमाही जो रेट आ जाएगा वो 4% का आ जाएगा। फिर मुझसे पूछा है 1.5 वर्ष का, तो 1.5 वर्ष का मतलब होता है 3 छमाही, तो मेरे पास 3 बार मुझे ब्याज देना पड़ेगा। और ये दोस्तों मेरे पास मिश्र धन है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, या आप अगर ट्री मेथड लगा रहे हैं तो भी आप कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों इस क्वेश्चन में। बाकी अगर आप सीधा सा मेथड लगाइए, 1,96,501 क्या होता है, मैं अगर मिश्रधन निकालूं तो मिश्रधन क्या होता है, P 1+R/100 की पावर n होता है, जहां n वर्ष होता है। वही मैं फार्मूला लगा रहा हूँ सीधे, क्योंकि बाकी इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। अप्रॉक्स में आंसर जा रहा था, तो दोस्तों मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को, तो इस वजह से मैं आपको वही तरीका बता रहा हूँ, सीधे सीधे लगने वाला। कैलकुलेटिव है, बिल्कुल है, मैं मानूंगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो 1+4/100 की पावर कितना, 3 साइकिल चलने वाली हैं, तो ये 25 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा पास आ जाएगा 1,96,851 इंटू इज इक्वल टू P, और मेरे पास 25 और 1 26, 26/25 की पावर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर P मैं फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 26 इंटू 26 इंटू 26। तो इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है दोस्तों, कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है, क्योंकि इसका भी आंसर आपका पॉइंट में जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है। तो इस तरह से आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 1,75,000 अप्रॉक्स में आएगा आंसर आपका। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी अगर दोस्तों अगर उसमें आप ट्री मेथड लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं तो आपका कैलकुलेटिव ही होगा। बाकी और तरीके अगर आप इसको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 बना करके 25 का क्यूब आप प्रिंसिपल मानते हैं तो वहाँ से भी कैलकुलेटिव होगा, यही आएगा निकल करके। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन के अंदर सीधा जो फार्मूला है वही यूज कर लेना है, और अप्रॉक्स में आंसर जाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक आध सेट में एक आध दो ऐसे क्वेश्चन CI के आते हैं खासकर, जिसमें कैलकुलेशन करनी होती है। तो इन्हीं के लिए दोस्तों हमको टाइम बचाना होता है, तभी मैं कहता हूँ जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उन पर टाइम बचाइए, उनको स्मार्ट तरीके से करिए, जिसकी वजह से आप इन क्वेश्चनों को हल कर पाएँ, क्योंकि इन क्वेश्चनों को हर कोई छोड़ता है। तो इनको आप तभी कर पाएंगे जो पहले से आप टाइम बचा के रखे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 लोगों के एक समूह में 86 या तो ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं या आइसक्रीम। यदि 62 लोग ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं और 21 दोनों पसंद करते हैं। मुझसे दिया है, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करता हूं दोस्तों और मैं बात करता हूं यहाँ पर आइसक्रीम की, तो मुझे दिया 62 लोग हैं जो ठंडे ड्रिंक पसंद करते हैं, तो इसमें आएगा दोस्तों 62 आएगा। फिर कह रहा है 21 दोनों पसंद करते हैं, तो यहाँ 21 आ जाएगा। तो केवल अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करूँ तो केवल कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले कितने होंगे, 62 - 21, जो कि आ जाएगा
41 लोग वो होंगे जो केवल कोल्ड ड्रिंक पसंद करते होंगे। फिर मुझसे पूछा गया है आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 86 कौन है, 86 वो लोग हैं जो या तो कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं या आइसक्रीम पसंद करते हैं। तो अगर दोनों में से कोई एक चीज़ पसंद करते हैं 86 लोग, जिसमें 41 लोग मैं कह रहा हूँ कि केवल कोल्ड ड्रिंक पसंद करने वाले हैं, तो केवल आइसक्रीम पसंद करने वाले दोस्तों कितने होंगे, 86 माइनस 41 जो कि 6 माइनस 1 5 4 45 लोग वो होंगे जो केवल आइसक्रीम पसंद करते होंगे। यही मुझसे पूछा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक नाव धारा के विरुद्ध दिशा में शहर एक्स से वाई की ओर जाती है और धारा के दिशा में वाई से एक्स की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो बोट की गति है वो है दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति है, जो करंट की गति है वो है मेरे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मुझसे पूछा है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति क्या होगी। तो दोस्तों अगर इस एक्स है और ये वाई है, अगर यहाँ से एक बार अगर जा रही है ये नाव, तो एक बार तो धारा के विरुद्ध जाएगी और एक बार धारा की जब वापस होगी तो धारा के दिशा में आएगी। तो एक बार अगर मैं धारा के विरुद्ध अगर इसकी सापेक्ष चाल निकालूंगा, धारा के विरुद्ध सापेक्ष चाल निकालूंगा तो दोस्तों आ जाएगी 40 माइनस 10 जो कि आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और अगर मैं धारा के साथ में चाल निकालूंगा, अनुप्रवाह में चाल निकालूंगा, तो दोस्तों आ जाएगी इसकी चाल जुड़ जाएंगी, तो 40 प्लस 10 मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो दोस्तों अब मुझे इसका औसत चाल निकालना है। स्टूडेंट क्या गड़बड़ कर देता है, यहाँ पर इसका औसत चाल निकाल लेता है, क्योंकि हम जब एक बार जा रहे हैं तो विरुद्ध जाएंगे तो सापेक्ष चाल काम करेगी, जब दूसरी साइड लौट के आएंगे तो धारा की दिशा में लौट के आएंगे तो भी सापेक्ष चाल काम करेगी। तो इसका मुझे औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होता है, 2 गुणा चालों का गुणनफल 30 गुणा 50 और चालों का ऐड। तो 30 और 50 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँगा, 0 से 0 गया, 2 से 4 बार गया, और ये 2 से 2, और ये 25 25 तियाँ 75/2 जो कि आ जाएगा मेरे पास 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मेरी दोस्तों औसत चाल आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, P कार्य करने में Q से 2 गुना सक्षम है। अगर P और Q की क्षमता मैं देखूं तो P कार्य करने में 2 गुना सक्षम है किसे, Q से। अगर Q को 1 मानता हूं तो P 2 होगा। ये इनकी क्षमता का अनुपात आ गया दोस्तों। फिर मुझसे कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में करते हैं। तो अगर दोनों मिलके कर रहे हैं तो दोनों मिलके क्षमता 3 से काम करेंगे। अगर 22 दिन में काम कर रहे हैं तो टोटल काम कितना होगा, 66 यूनिट काम होगा। मुझसे पूछा गया है क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब 66 यूनिट काम को मुझे कराना है क्यू से, और क्यू की क्षमता कितनी है दोस्तों, 1 है। तो 1 के हिसाब से ये काम करेगा 66 दिन में। ऑप्शन नंबर मेरा सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे टेबल दे रखी है, टेबुलर डाटा दे रखा है, मुझे दे रखा है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और इस पर आधारित सवालों के जवाब दें। नीचे कंपनी का तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है। तो यहाँ पर तिमाही बिक्री डेटा दे रखा है और यहाँ पर आपका वित्तीय वर्ष दे रखा है और इधर बिक्री दे रखी है। तो आपका 2000 फाइनेंशियल ईयर 12 से 13 के क्वार्टर फर्स्ट में, मतलब पहली तिमाही में 25 लाख रुपए की बिक्री हुई। ऐसी फाइनेंशियल ईयर 12 से 13 के बीच में दूसरी तिमाही में आपकी 34 लाख की बिक्री हुई। तो 4 तिमाही होती हैं एक वर्ष में, तो चारों तिमाहियों का क्या दे रखा है दोस्तों, बिक्री दे रखी है। ऐसे 13-14 फिर 14-15, तो 3 वर्ष का आपका 4 तिमाही का बिक्री मूल्य दे रखा है कि कितने रुपए की बिक्री हुई है। और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे इस डाटा के अकॉर्डिंग। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है वो आपसे वित्तीय वर्ष 14 से 15 के लिए कुल कितनी बिक्री करती है। तो दोस्तों 14 से 15 मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्वार्टर फर्स्ट, मतलब ये 4 क्वार्टर मेरे पास स्टार्ट हो रहा है। तो ये टोटल बिक्री होगी 14 से 15 के बीच दोस्तों बिक्री होगी मेरी 45, 48, 44 और 41। अगर इसको ऐड ऑन करूँगा तो 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 4 चौक 16 और 1 17 हो जाएगा। तो 178 कुल बिक्री आएगी। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 307, कह रहा है वित्तीय वर्ष 13 से 14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है। तो 13 से 14, तो 13 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जाऊँगा, मतलब ये डाटा मेरे पास 13 का है। तो ये डाटा दोस्तों मेरे पास कितना है, मैं ऐड करूँगा तो 36
36, 32, 39 और 33। अगर इसको ऐड करता हूँ तो 6 और 2 8, 8 और 9 हो जाएगा 17, 17 3 20, 2 और 4 3 12 और 2 14, 140 हो जाएगा। मुझसे पूछा है दोस्तों कि प्रति तिमाही क्या होगा, तो कितनी तिमाही होती हैं दोस्तों, एक साल में 4 होती हैं। फाइनेंशियल 13 से 14 के बीच में 4 तिमाही हो जाएंगे, जो 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 3 12, 4 पंजे 20। इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा 35 लाख। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 308, क्या कह रहा है, फाइनेंशियल ईयर 12-13 से फाइनेंशियल ईयर 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास कितना है। तो दोस्तों मुझसे 12 से 13 पूछा है, तो 12 से 13 की जितना भी मेरे पास बिक्री हुई है मैं दोनों मतलब सबको ऐड करूँगा तो आएगा 25, 34, 24, 29। इतनी बिक्री हुई है 12 से 13 में, तो मैं इसको ऐड करूँगा। 9 और 5 14, 14 और 4 18 हो जाएगा, 18 और 4 22, 2 हासिल आ जाएगा। 2 2 4 2 6, 6 और 3 9, 2 11, 112 टोटल बिक्री हुई है। फिर मुझसे कह रहा है 13 और 14 में, तो 13 और 14 में कैलकुलेट कर चुका हूँ 140, तो 13 और 14 में 140 बिक्री हुई थी। तो मुझसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत दर है, मतलब कितना ज़्यादा विकास हुआ। तो इतना ज़्यादा विकास हुआ है यहाँ में अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 28 आ जाएगा। 28 की बढ़ोतरी हुई है, कितने से हुई है, 112 से हुई है, इंटू 100। अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा दोस्तों तो 7 से काटूंगा, 7 चौक 28, 7 एकम 7, मेरे पास बचा दोस्तों 4 बचा, 7 छंग 42 और 4 चौक 16, 4 से अगर इसे काटूंगा तो 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 3 संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है, तो इनमें से छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल निकालना है। दोस्तों मुझे योग दिया है 20, अगर मैं यहाँ योग करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 7 16, 16 की वैल्यू मुझे दी है 320, तो एक की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 20 आ जाएगी। मुझसे पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल, तो सबसे छोटी यहाँ पर मेरे पास क्या 4 है और सबसे बड़ी क्या 7 है। अगर इनका योगफल निकालूंगा तो 11 आ जाएगा। एक की वैल्यू 20 है तो 11 की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 220। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी और इसे 10% के लाभ पर बेच दिया। फिर कह रहा है यदि वह 1380 रुपये में बेची गई होती तो लाभ कितने प्रतिशत अधिक होता या कितने प्रतिशत की वृद्धि होती। अगर 1200 में बेच रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 1380 में बेचता हूँ तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास 180 का लाभ हो जाएगा। कितने से, 1200 से, इंटू 100 करेंगे तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो यहाँ से अगर मैं 1380 में उस वस्तु को बेच रहा हूँ, जो वस्तु 1200 रुपये में खरीदी थी, तो मुझे 15% का लाभ हो रहा है। लेकिन पहले उसने कहा है कि अगर मैं इसे 10% लाभ पे बेच दिया, तो यहाँ पर दोस्तों लाभ का डिफरेंस कितना आ रहा है। पहले 10% पे बेच रहा था तो 10% लाभ होता, अब 1380 में बेच रहा है तो 15% का लाभ हो रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों मेरे पास में 5% का। यही मुझसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 45 सेंटीमीटर लंबा और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर भुजा के 4 वर्ग काटे गए हैं, तो बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों एक चादर है, इसकी लंबाई है 45 और चौड़ाई है 35। इसके चारों कोने से 5-5 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग काटे गए हैं। तो दोस्तों अगर 5 ऊपर से कटेगा, 5 नीचे से कटेगा, तो इसकी चौड़ाई जो होगी, चौड़ाई क्या 10 कम हो जाएगी, तो 10 कम का मतलब 25 हो जाएगी। और ऐसे ही अगर 5 इधर से कटेगा, 5 इधर से कटेगा, तो मेरी लंबाई भी 10 कम हो जाएगी। तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 35 हो जाएगी। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, जिसकी लंबाई है 35 और चौड़ाई है मेरे पास 25, और जिसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको काटूंगा तो एक तरह से एक बॉक्स बनेगा, जिसको मैं खुला बॉक्स बोलूँगा। तो उसकी ऊंचाई जो मेरी हो जाएगी, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब मुझे उसका आयतन निकालना है। जो खुला बॉक्स बनेगा तो 3 चीज़ें आ रही हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो वो घनाभ बन जाएगा, घनाभ के आकार का बन जाएगा। तो उसका आयतन निकल आएगा 25 गुणा 35 गुणा
5। तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 25 पंजे 125 को गुणा 35 करना है। तो 55 25 2, 5 दूनी 10 2 12, 5 एकम 5 6, 5 3 15 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, तो 5 7 6 7 13, 4375 ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन मुझे दिया है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है मुझसे, मुझे सरलीकरण का क्वेश्चन है। क्या दिया है, 2/5 प्लस 2/9 भागित 2/5 प्लस 5/9। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो दोस्तों तो ये आ जाएगा, एलसीएम लूँगा तो 45 आ जाएगा। 9 दूनी 18 और 5 चौक 20, 18 और 20 दोस्तों मेरे पास 38 हो जाएंगे, भागित 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 18 और 10 28 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं इधर एलसीएम लूँगा तो 45 होगा, तो 9 दूनी 18, 18 और 25 दोस्तों मेरे पास हो जाएगा 8 5 13, 3 और 1 4, 43 हो जाएगा। अब इसको दोस्तों भाग करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको गुणा में चेंज कर लूँगा। आया 28/45 गुणा 45/43 हो जाएगा। 45 से 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 28/43। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल, समकोण त्रिकोण दिया है, इसका क्षेत्रफल मुझे 30 वर्ग मीटर है यदि ऊंचाई आधार से 7 मीटर अधिक हो। जो ऊंचाई अगर मैं x लेता हूँ तो आधार अगर मैं x लेता हूँ तो ऊंचाई मेरे पास x+7 आएगी। तो मुझसे पूछा है तो उसका आधार क्या होगा। तो दोस्तों मुझे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन से जाऊंगा। बाकी क्षेत्रफल इसका होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार मेरे पास x है और ऊंचाई है मेरे पास x+7, जो कि मुझे 30 लेके आना है। तो मैं ऑप्शन से इसको चेक करूंगा। बाकी आपकी दो घात समीकरण बनेगी जो कि एग्जाम में आपको नहीं बनानी है। आप ऑप्शन लेंगे, आधार अगर इसको मैं 5 लेता हूँ तो अगर इसको 5 लेता हूँ तो 7 और 5 12 हो जाएगा। ये अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो 6 6 पंजे 30। पहला ही ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आधार 5 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है आपसे कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और उन दोनों का अनुपात दिया है 7:2। अंतर आपको 50 दिया है, अनुपात 7:2 दिया, तो यहाँ से अंतर दोस्तों 5 यूनिट आ जाएगा। 5 यूनिट की वैल्यू 50 दी है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी। मुझसे पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 7 × 2, जो कि आ जाएगा मेरे पास में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर मैं संख्या से अलग निकालूंगा इसको तो 7x और 2x बनेंगी संख्या मेरे पास। अंतर तो मेरा 5x आएगा तो यहाँ से x मेरा आ जाएगा 10। लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 7x × 2x जो कि 14x² बनाएगा। तो 14 तो मेरा ये आ गया, x² की जगह x की जगह 100 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा दोस्तों 1400। तो ये गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर अनुपात से अलग करते हैं तो कोई भी आपको कोफिशिएंट लेना पड़ता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी पड़ती है उसके मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, P की लंबाई 5 फीट है। P की लंबाई 5 फीट है, उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 7 फीट है। अगर मैं परछाई बनाता हूं तो इसकी लंबाई 7 फीट है। फिर वो क्या कह रहा है, उसके बाद उसने पाया कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई भी कितनी है, 42। स्कूल की जो इमारत, अगर इमारत में x मानता हूँ तो इसकी जो परछाई मुझे दे रखी है तो दोस्तों ये दे रखी है 42 फीट। तो आपसे पूछा है स्कूल की इमारत की लंबाई क्या होगी। तो ये दोस्तों दोनों जो त्रिभुज बनेंगे मेरे, ये दोनों समरूप त्रिभुज, वो सिमिलर त्रिभुज बनेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा इसकी लंबाई है 5 तो इसकी ऊँचाई है 5 तो इसकी ऊँचाई है x। इसकी परछाई की लंबाई है 7 तो इसकी परछाई की लंबाई है 42। मैं सिमिलरिटी लगाऊंगा दोस्तों इसमें, तो 7 × 42, तो यहाँ से x मेरे पास आ जाएगा 5 × 6 30 फीट आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो परछाई वाला होता है आपको सिमिलरिटी लगानी होती है, जो उनकी लंबाई है उसका अनुपात बराबर करना होता है उनकी परछाई के अनुपात को। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट 216 से आगे। धन्यवाद।